वेलकम टू स्टडी टाइम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सहसंबंध, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोरिलेशन। सहसंबंध की जो परिभाषा है वो हम आपको बताते हैं। सहसंबंध दो चरों के मध्य अंतर्निर्भरता अथवा संबंध का अध्ययन करता है। मतलब दो चर, ऐसी दो वैल्यू जिनके मान जो है हमेशा बदलते रहें प्रश्न के अनुसार। तो ये होता है, जैसे हम मान लेते हैं x है, y है, z है, a b c, ऐसी वैल्यू को चर बोलते हैं। तो ये है इसकी पहली परिभाषा। अभी इसी में एक और परिभाषा है, वो है सहसंबंध से यह जानकारी प्राप्त होती है कि दो चरों में कितना और किस प्रकार का संबंध है। इसका मतलब कि कोई दो वैल्यू हैं जिनकी मान हमें पता नहीं है कि वो कितना है, x y z कुछ भी हो सकता है, a b c d। अब उनके बीच में कितना, मतलब यहाँ पे ये नंबर की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितना। तो उन दो चरों के बीच में कितना और किस प्रकार का। किस प्रकार का मतलब पॉजिटिव निगेटिव, यानी धनात्मक या ऋणात्मक, किस प्रकार का संबंध है, ये जानकारी जो देता है उसे बोलते हैं सहसंबंध। सहसंबंध की जो वैल्यू होती है, मान होता है, वो होता है +1 से -1 के बीच में। इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा +1 से -1 के बीच में ही आती है। सहसंबंध ज्ञात करने की रीतियाँ, अब हम इसके बारे में आते हैं। सहसंबंध ज्ञात करने की जो मुख्य रीतियाँ पाई जाती हैं वो दो हैं। पहला है बिंदु रेखीय रीति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। दूसरा आता है गणितीय रीति, जिसे बोलते हैं मैथमेटिकल मेथड। हम दोनों में से आज गणितीय रीति के बारे में बात करेंगे। गणितीय रीति का मतलब, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, गणित। गणित पर आधारित ये रीति है, इसीलिए इसका नाम गणितीय रीति रखा गया है। गणितीय रीति में हमारे पास पहला आता है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। दूसरा आता है स्पीयरमैन का अनुपस्थिति सहसंबंध गुणांक। तीसरा आता है संगामी विचलन गुणांक। और जो चौथा है वो है न्यूनतम वर्ग रीति। अब इन चारों में से हम जिस पर आज बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। तो इस पे आज हमारा ये पूरा वीडियो चलेगा। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक की गणना कैसे की जाए ये बताया जा रहा है। तो इसमें पहले दोनों चरों का सह विचरण ज्ञात किया जाता है और उसमें दोनों श्रेणियों के प्रमाप विचलनों से भाग देकर सहसंबंध गुणांक प्राप्त किया जाता है। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों जो चर दिए हुए हैं उनका सह विचरण, यानी कि वो साथ में कैसे चल रहे हैं, ये पता लगाएंगे। उसके बाद उनके प्रमाप विचलन, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन, उसको ज्ञात करेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन से सह विचरण में भाग देंगे और फिर हमें सहसंबंध गुणांक प्राप्त हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहाँ प्रमाप विचलन कैसे निकाल सकते हैं ये आप वहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पूरी। अब यहाँ पर हम इसी के अनुसार कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक की गणना करेंगे।
कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक में दो रीतियां आती हैं। पहला है प्रत्यक्ष रीति, जिसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, और दूसरा है लघु रीति, जिसे शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। तो अभी हम प्रत्यक्ष रीति के बारे में बता रहे हैं। तो प्रत्यक्ष रीति में जो फॉर्मूले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो पहला ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, R इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन n मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। इसी को दूसरी तरह से लिख सकते हैं, वहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है, सिग्मा dx dy अपॉन n स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन हमने ऐसे लिखा है और यहाँ पे उसको डिनोट किया है उसके सिंबल से, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो ये दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट जो दूसरा फॉर्मूला है वो है आपका R इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। जैसा कि परिभाषा बोल रही थी कि सह विचरण में प्रमाप विचलन से भाग दिया जाएगा, तो वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इसी चीज़ को इस तरह से भी लिखा हुआ है कि कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x अंडर रूट वेरिएंस ऑफ y। अब ये वेरिएंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वेरिएंस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा x श्रेणी और x श्रेणी का माध्य, फिर y श्रेणी और y श्रेणी का माध्य। तो x श्रेणी में से x श्रेणी का माध्य घटा देंगे, y श्रेणी में से y श्रेणी का माध्य घटा के उनका पूरा टोटल कर लेंगे और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसमें n से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे निकल जाएगा कोवेरिएंस। इसी को लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पे हमने बताया है, सिग्मा dx dy अपॉन n। बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल है, यानी कि सिग्मा dx इंटू dy अपॉन n। अब यहाँ पे r निकालने का तो पहला ये फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे तीसरे फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो ये है r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन n मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर x अपॉन n मल्टीप्लाई अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर y अपॉन n। इसको इसी तरह से लिखा जा सकता है, सिग्मा dx dy अपॉन n मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर x इंटू सिग्मा d स्क्वायर y। तो ये हमारे फॉर्मूले हुए। फॉर्मूला बताने के बाद अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो फॉर्मूले में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं ये हैं क्या, तो इसकी जानकारी आपको दे दें। इसमें R जो है वो है सहसंबंध गुणांक, सिग्मा dx dy है दोनों समकमालाओं के माध्ययों से उनके व्यक्तिगत चर मूल्यों के विचरणों के गुणनफलों का योग। मतलब ये जो dx है और dy है ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी हमारा x सीरीज़ या y सीरीज़ दी गई होगी उसमें जब उसके मीन से x सीरीज़ की हर वैल्यू को जब घटाएंगे तो हमारी x सीरीज़ का dx निकलेगा और फिर उस सीरीज़ के dx को पूरा टोटल कर देंगे तो सिग्मा dx हो जाएगा। उसी तरह से y सीरीज़ होगी, y सीरीज़ में y सीरीज़ का माध्य निकालेंगे
फिर वाई सीरीज़ के हर वैल्यू को उसके माध्य से घटाएंगे, फिर उसका टोटल कर देंगे, तो ये हमारे वाई सीरीज़ का जो है डी वाई निकल जाएगा। तो ये है तरीका सिग्मा डी एक्स और डी वाई निकालने का। एन है पद की संख्या, यानी जो एक्स श्रेणी दी होगी, वाई श्रेणी दी होगी, उसमें कितने आइटम्स रखे गए हैं उसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो आएगा एन। तो इसे बोलते हैं पद संख्या। उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, मतलब एक्स सम्मक माला का प्रमाप विचलन। उसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, मतलब वाई सम्मक माला का प्रमाप विचलन। फिर एक्स और वाई क्या है, ये एक्स सम्मक माला है और वाई सम्मक माला है। एक्स मीन और वाई मीन क्या है, एक्स सम्मक माला का माध्य एक्स मीन, वाई सम्मक माला का माध्य वाई मीन। फिर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स सिग्मा डी स्क्वायर वाई, ये क्या है, दोनों सम्मक मालाओं के माध्यों से उनके व्यक्तिगत चर मूल्यों के विचलनों के गुणनफलों के वर्गों का योग। तो ये है हमारा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स सिग्मा डी स्क्वायर वाई। ये जितनी चीज़ें हैं ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन में भी यूज़ की हैं और सवाल को सॉल्व किया है। तो आप अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे तो इसको सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम आपको सहसंबंध गुणांक के एक उदाहरण से इसकी पूरी कैलकुलेशन समझाते हैं। तो उदाहरण आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, लिखा हुआ है निम्नलिखित आंकड़े गत 10 वर्षों के एक फर्म द्वारा विनियोजित पूंजी व प्रत्येक वर्ष के लाभ से संबंधित दिए गए हैं। रुपए हज़ारों में दिए गए हैं। द फॉलोइंग फिगर गिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ फर्म ऑफ 10 successive years together with the profit made in each year both in thousands of rupees। अब यहाँ पे है कैपिटल और प्रॉफिट, ये दो अलग अलग कॉलम है। तो कैपिटल में है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये सब हज़ार में है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट है 2, 4, 8, 5, 10, 15, 14, 20, 22 और 30। अब इन दोनों में बताना है कि दोनों में सहसंबंध गुणांक कैसा है और कितना है। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम इस तरह से चार्ट बनाएंगे और इसी चार्ट के आधार पर कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें पहला कॉलम जो दिख रहा है वो है कैपिटल का। यहाँ से हमने लिया है पहला कॉलम कैपिटल का, इसको हमने मान लिया एक्स सीरीज़। अब इसी एक्स सीरीज़ के आधार पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी सारी वैल्यू को पुट कर लिया है। अब हम बनाएंगे इसी के बगल में दूसरा कॉलम, ये है डी एक्स का। डी एक्स निकालने का तरीका है कि ये जो एक्स सीरीज़ के सारे आइटम्स हैं इनको घटाएंगे हम मीन से, यानी मीन पहले ज्ञात कर लें, माध्य, फिर एक एक आइटम में से वो माध्य को हम घटाते जाएंगे। तो माध्य निकालने का जो तरीका है वो है माध्य बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स कितना है, ये पूरे आइटम्स को हमने टोटल कर दिया तो आया 550 यानी 550। ये हो गया हमारा सिग्मा एक्स। एन कितना है, तो एन यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो ये 10 चीज़ें हैं और ऊपर भी क्वेश्चन में लिखा था 10 साल का
ये डाटा है। तो 10 जो है वो हमारा हो गया n। तो हमने यहाँ पे लिखा 550 और उसमें 10 से भाग दे दिया, तो हमारा जो मीन आया वो आया 55। तो अब इस 55 को इस x के जितने आइटम्स हैं उसमें से घटाते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख भी रहा होगा 10 - 55, 20 - 55, 30 - 55, 40 - 55, 50 - 55, 60 - 55, 70 - 55, 80 - 55, 90 - 55 और 100 - 55। तो ये जब हमने किया तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के सामने आई। अब हम यहाँ पे dx निकालेंगे, तो इन सबको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यानी कि सिग्मा dx कितना है 0। अब हम क्या निकालेंगे, इसी का जस्ट डबल d² था, तो dx में dx से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि -45 से -45 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस, और 45 से 45 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2025। इसी तरह से यहाँ पे -35 का -35 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1225। 25 का 25 में माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625। और इसी तरह से हम सबका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो हो गया वो हो गया d² का कॉलम। अब इसका हमने टोटल किया तो वो हो गया हमारा टोटल 8250। अब हमारे पास बचा है ये प्रॉफिट का कॉलम, इसको हमने बना दिया हमारी y सीरीज़। अब जैसे हमने x सीरीज़ का निकाला है d²x, उसी तरह हम y सीरीज़ का निकालेंगे d²y। तो पहले dy निकालना होगा, तो dy निकालने के लिए y सीरीज़ का माध्य निकालेंगे। तो निकालने का प्रोसेस सेम है y सीरीज़ का माध्य, जैसा आपको यहाँ पे पहले हमने बताया हुआ है। जब हम y सीरीज़ का पूरा टोटल करेंगे तो वो आएगा 130। और आइटम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 130 से 10 से भाग दे देंगे तो आएगा हमारे पास 13। अब घटाएंगे 13 को 2 में से तो आएगा -11। फिर 4 में से 13 को घटा देंगे -9। 8 में से 13 को घटाएंगे तो -5। इसी तरह से हम सारे आइटम्स को लिख करके उसमें से माध्य को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy। इसको भी जब टोटल करेंगे तो सिग्मा dy आएगा 0। अब क्या करेंगे, इसी dy से इसी dy में मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने यहाँ पे इस कॉलम में किया था। तो -11 से -11 में जब गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस में गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस, और 11 से 11 में गुणा करेंगे तो आएगा 121। उसी तरह से -9 का -9 में गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और 9 से 9 में गुणा करेंगे तो आएगा 81। और इसी तरह से हम सबका वर्ग निकाल लेंगे, यानी कि स्क्वायर वाला कॉलम तैयार कर देंगे। ये हो गया हमारा d²y, ये हो गया x²y, ये d²y। अब जो लास्ट कॉलम बनेगा dx और dy का ये जो कॉलम है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो आएगा ये हमारा आखिरी कॉलम आएगा। तो यहाँ पे है -45 और यहाँ पे है -11, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और 45 से 11 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 495। तो इसी तरह से सारी वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारे पास dx × dy का कॉलम तैयार हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे टोटल, तो हमारे पास आएगा
सिग्मा dx dy इज इक्वल टू 2350। और अब यहाँ पे हमने जो पहले आपको फॉर्मूले बताए हैं उनमें से किसी भी एक फॉर्मूले का उपयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने जो फॉर्मूला लिया है वो बताते हैं। हमने फॉर्मूला लिया पहले आर वाला, सिग्मा dx dy अपॉन n स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। ये वाला फॉर्मूला हमने लिया है, तो इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x निकालना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने जो सूत्र लिया है या जो फॉर्मूला लिया है वो लिया है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन। अब इससे हमने क्या कैलकुलेशन किया, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x जो कि हमारा आया 28.72। उसी तरह से हमने निकाला स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, ये आया हमारे पास 8.509। अब ये दोनों वैल्यू को उठा करके हम रख देंगे, हर वैल्यू को उसकी जगह पुट कर देंगे। तो सिग्मा dx dy हमारे पास था 2350, n था हमारे पास 10, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x हमारे पास आया है 28.72, हमने यहाँ पे लिख दिया। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y आया है हमारे पास 8.509, उसको भी हमने यहाँ लिख दिया। अब इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आएगा 0.96, जो कि वैल्यू है हमारी प्लस में। तो इसलिए इन दोनों श्रेणियों के बीच धनात्मक संबंध है और कितना है 0.96। तो ये है इसका पूरा आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताएं, और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आप लिंक में जो दिया गया है उससे जा कर के सीख सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।